साथियों, मैं विकास शिक्षा औषध तथा इंडियन इकोनॉमी की मेगा सीरीज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आप सभी लोग अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे, यानी इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे। और इस इंडियन इकोनॉमी के तहत आप सभी लोगों ने 6 क्लासेस पढ़ ली थी और आज की जो क्लास है वह क्लास है 7वीं। और इस 7वीं क्लास में हम 25 और प्रश्नों के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपने जो क्लास थी यानी कल की जो क्लास थी उस क्लास में आपने 25 क्वेश्चनों को जाना था और इसके तहत हमने 150 क्वेश्चनों को पूरा कर चुके हैं इस मेगा सीरीज के तहत। तो मेरे साथियों, अब हम 25 और प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले जो मेरे नए साथी हैं जिन्होंने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन का जो यूट्यूब चैनल है ये यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कंपटीशन के एग्जाम होती हैं उन सब परीक्षाओं की तैयारी करवाता है। इसलिए आप शिक्षा ओशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और याद रहे साथियों, आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक लिंक प्राप्त करेंगे। उस लिंक पर जाकर आप सभी लोग शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। इसके अलावा मेरे साथियों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल की लिंक प्राप्त हो जाएगी। उस लिंक पर जाकर आप सभी लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। और साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी प्राप्त हो जाएगी और इस टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। शिक्षा ओशन का टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा और इस क्लास के PDF भी आपको वहीं से प्राप्त होंगे। इसके अलावा मेरे साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ब्लॉग की लिंक भी प्राप्त होगी और इस लिंक पर जाकर आप सभी लोग हमारे ब्लॉग का विजिट कीजिएगा और उस ब्लॉग पर आप सभी लोग इकोनॉमिक्स, इंडियन ज्योग्राफी तथा भारत का जो संविधान है उन सभी क्लासेस की PDF प्राप्त कर सकते हैं। वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं मेरे साथियों, आज रात 10 बजे से हम लाइव रहेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। आज रात्रि 10 बजे से हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी लोग याद रहे साथियों कि 10 बजे ऑनलाइन आ जाना और 10 बजे से हम क्लास में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री की आज से शुरुआत होने वाली है और ये पूरी क्लास लाइव रहेगी। ठीक है मेरे साथियों, आप भी आइएगा और अपने जितने भी मित्र हैं उन मित्रों को भी शिक्षा ओशन के बारे में बताइएगा और इस लाइव क्लास के बारे में बताइएगा। ठीक है साथियों, चले जी, इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दीजिए। तो अब देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और इस पूरी मेगा सीरीज का 151वां क्वेश्चन। तो साथियों देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है और आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत में किस औद्योगिक नीति के वक्तव्य में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया था, यानी वह कौन सी औद्योगिक नीति थी जिसमें छोटी जो इकाइयां हैं उन छोटी इकाइयों को परिभाषित करने का कार्य किया गया था। तो ए वाला ऑप्शन है नई औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति 1970, बी वाला ऑप्शन है औद्योगिक नीति वक्तव्य 1973, सी औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977 या औद्योगिक नीति वक्तव्य 1970। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा साथियों? प्रश्न हमसे ये पूछा था कि वह कौन सी औद्योगिक नीति है जिसमें छोटी इकाइयां जो होती, उद्योग की जो छोटी इकाइयां होती हैं उसको परिभाषित किया गया था, यानी हम छोटी इकाई किसे कहेंगे। ठीक है, तो अब इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 151 का अगर हम सही उत्तर खोजने का प्रयास करें तो मेरे साथियों, वह जो औद्योगिक नीति थी वह औद्योगिक नीति थी आपकी सी वाली, यानी औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977। यही इसका सही आंसर है। और इसी औद्योगिक नीति में यह पहली बार कहा गया था कि 1 लाख से कम मशीनरी और उपकरणों वाली, ठीक है, क्या कहा गया था? 1 लाख से कम मशीनरी और उपकरणों वाली तथा 50,000 से कम आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को छोटी इकाइयां कहा जाएगा। यानी मशीनरियों की लागत कितनी होनी चाहिए? 1 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, और आबादी कितनी होनी चाहिए साथियों? जिस क्षेत्र में ये लगी हो 50,000 से कम होनी चाहिए।
ऐसी जो इकाइयां होती हैं उन इकाइयों को छोटी इकाइयां कहा जाता है। तो यह पहली बार परिभाषित किया था आपका 1977 में, और वह औद्योगिक नीति थी आपकी औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े। प्रश्न क्रमांक 152 और आज की क्लास का दूसरा प्रश्न। प्रश्न हमसे ये कहता है साथियों कि भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म किया गया। भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म किया गया था। अब ये औद्योगिक लाइसेंसिंग क्या होता है? औद्योगिक लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि भारत में शुरुआत जब देश आज़ाद हुआ था, और देश आज़ाद होने के बाद देश में अर्थव्यवस्था को स्टेबल किया गया था, तो अर्थव्यवस्था के तहत भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को एडॉप्ट किया। ठीक है, इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमारा झुकाव सर्वाधिक मात्रा में समाजवाद की तरफ था। ठीक है, 1991 तक समाजवाद की ओर था, तो हमारा पूरा फोकस समाजवाद की तरफ था, इसलिए हमने अधिक मात्रा में आपके उद्योग जो थे वह उद्योग गवर्नमेंट के हाथ में रहने दिए। ठीक है, और सारी पावर गवर्नमेंट के पास थी, यानी गवर्नमेंट की परमिशन के बिना, ठीक है, या उनकी इच्छा के बिना हम कोई उद्योग नहीं स्थापित कर सकते थे। यानी उन्होंने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, उसके ऊपर लाइसेंस लगा दिया, यानी आपको उद्योग लगाने के लिए आपको लाइसेंस लेना जरूरी होगा। ठीक है, और लाइसेंस में भी आपके बहुत सारी शर्तें रखी गई थी। ठीक है, तो अब उसके बाद हुआ ये कि एक समय ऐसा आया जब इस लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया। इंडस्ट्री में जो लाइसेंसिंग थी इसको समाप्त कर दिया गया। तो प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि भैया वो जो लाइसेंसिंग जो विधि थी या सिद्धांत था इंडियन इकोनॉमी में, उसको कब समाप्त किया गया? तो ऑप्शन है 1975, ऑप्शन है 1980, ऑप्शन है 1986 या 1991। तो मेरे साथियों ये प्रश्न बहुत आसान है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सभी लोग सक्षम हो, तो आप सभी लोग प्रयास कीजिएगा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, 1952 का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इतने में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इंडियन इकोनॉमी की जब शुरुआत हुई थी आज़ादी के पश्चात, तब से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की थ्योरी को लेके आए। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की थ्योरी में भी दो काल माने जाते हैं। ठीक है, एक समाजवाद की तरफ अधिक झुका होना और एक पूंजीवाद की तरफ अधिक झुका होना। ऐसा माना जाता है कि आज़ादी के पश्चात 1991 तक हमारा झुकाव समाजवाद की ओर ज़्यादा था। 1991 के बाद से अब तक हमारा झुकाव पूंजीवाद की ओर ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढे कि लाइसेंसिंग आखिर कब समाप्त हुआ, तो मेरे साथियों याद रखिएगा वह समाप्त हुआ था 1991 को। ठीक है, 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषित की गई थी और उसी नीति के तहत उद्योगों में लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया था। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 152 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला 1991। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चले जी, अगला प्रश्न। अब अगले प्रश्न की चर्चा से पहले जिन साथियों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, तो वे सभी लाइक कर दो, शेयर कर दीजिए। और साथियों रात को 10 बजे, आज रात को 10 बजे हम लाइव होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, यानी आज रात 10 बजे से हम पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास, वो भी आधुनिक इतिहास। तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास आज से शुरू होने वाली है, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट उस क्लास को मिस नहीं करेगा। ठीक है साथियों, चलिए जी अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 153, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। देश में कॉफी, चाय, रबड़ और तंबाकू उत्पादों के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना शुरू की गई। यानी देश में कॉफी, चाय, रबड़ और तंबाकू का जो उत्पादन होता है, उन उत्पादन के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना शुरू की गई थी। ठीक है, दूसरा कथन, इस योजना में सरकार वस्तुओं को खरीदती है जब कीमतें उत्पादों का समर्थन करने के लिए एक निश्चित स्तर से नीचे गिरती हैं। ठीक है, तो मेरे साथियों अगर हम इनमें से सही कथन ढूंढें, तो पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है कि आपका देश में जो चाय, कॉफ़ी, रबड़ और तंबाकू जो है उनके उत्पादन के लिए मूल्य स्थिरीकरण की योजना शुरू की गई थी। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है,
किंतु दूसरा जो कथन है वो कथन सही नहीं है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि जब कीमतें नीचे गिरती हैं तत्पश्चात जाके आपका समर्थन करने के लिए सरकारें आती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है साथियों। ठीक है, तो इसमें सिर्फ पहला जो कथन है वह कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। तो इस अनुसार से प्रश्न क्रमांक 153 का सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। ठीक साथियों, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 154। प्रश्न क्रमांक 154 की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, हम वापस से हमें कुछ कथन, 2 कथन दिए गए हैं, उन कथनों के ऊपर ध्यान देना है। तो पहला कथन, भारत में फलों की खेती में सबसे बड़ा खेती का क्षेत्र केले का है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा जो फलों की जो खेती होती है, उन फलों की खेती में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वह क्षेत्र केले का है। दूसरा हमसे कहा जा रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन आम का होता है। भारत में सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन किसका होता है? आम का होता है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मेरे साथियों आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत में फलों की खेती में सबसे बड़ी खेती का क्षेत्र केले का नहीं है। भारत में फलों की खेती में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वह आम का है। ठीक है, जबकि इसमें क्या बताया गया है? केले का है, जबकि वास्तव रूप में किसका है? आम का है। ठीक है, तो पहला कथन हो गया आपका गलत। दूसरा कथन, भारत में सबसे ज्यादा फल का उत्पादन आम का होता है। मेरे साथियों, भारत में सबसे ज्यादा जो फल का जो उत्पादन होता है वह उत्पादन आम का नहीं, केले का होता है। ठीक है, तो दूसरा कथन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन क्या है? असत्य है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी वाला, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 154 का सही उत्तर है डी वाला, इनमें से कोई नहीं। ठीक साथियों, चले जाए अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न क्रमांक 155। प्रश्न क्रमांक 155 की अगर हम बात करें तो हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, पहला कथन, 14 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों में। प्रश्न हमसे क्या कहा जा रहा है कि ध्यान देना है। तो पहला कथन हमसे क्या कह रहा है कि 14 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों में भारत का 90% दूध का उत्पादन होता है। यानी भारत में 90% दूध का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ 14 राज्य करते हैं। फिर दूसरा क्या कहा जा रहा है कथन, राष्ट्रीय डेयरी मिशन 14 राज्यों में दुधारी पशुओं की स्थिति सुधारने के लिए शुरू की गई थी। यानी राष्ट्रीय डेयरी मिशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ 14 राज्य के लिए ही बनाई गई है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो मेरे साथियों ये बात याद रखिएगा कि भारत में 90% दूध का उत्पादन सिर्फ 14 राज्य करते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। किंतु दूसरा वाला जो कथन है वह दूसरा कथन आपका सही नहीं है, जिसमें कहा जा रहा है कि आपके राष्ट्रीय डेयरी मिशन जो है, इस राष्ट्रीय डेयरी मिशन की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ 14 राज्य में की गई थी। ऐसा सही नहीं है, सब राज्यों के लिए इसको शुरू किया गया था। तो दूसरा कथन आपका हो जाएगा गलत। तो इस अनुसार से इस प्रश्न का सही उत्तर केवल ए वाला होगा, यानी केवल 1 इसका सही उत्तर है। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 155 का सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 156 की ओर। प्रश्न क्रमांक 156 की तरफ बढ़ने से पहले साथियों, जिन साथियों ने अभी तक भी इस क्लास को लाइक नहीं किया या शेयर नहीं किया या फिर शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया, तो साथियों लाइक कर दो, शेयर कर दो और शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, और एक और चीज साथियों, प्राचीन भारत के इतिहास के क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। तो आप सभी लोग पोस्ट करके हमें ये बताइए, वोटिंग करके बताओ कि हमें वो क्लास कितने बजे से शुरू करनी है, ताकि हम प्राचीन भारत की क्लासेस भी जल्द से जल्द शुरू कर सके। ठीक है साथियों, चले जाए प्रश्न क्रमांक 156 के बारे में चर्चा करते हैं। उस विश्व मुद्रा का नाम क्या था? प्रश्न हमसे क्या कहा जा रहा है कि उस विश्व मुद्रा का नाम क्या था जिसकी कल्पना जॉन मेनार्ड केनेस ने 1940-42 में की और वेटन वुड सम्मेलन में प्रस्तावित किया था। यानी एक व्यक्ति थे जिनका नाम है जॉन मेनार्ड केनेस। ठीक है, उन्होंने एक विश्व की मुद्रा, ठीक है, एक विश्व की मुद्रा की कल्पना की थी, वैश्विक मुद्रा जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, उसकी कल्पना की थी
और यह प्रस्ताव उन्होंने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में रखा था। अब वह कौन सी हैं? ठीक है, तो वुफी, बेनकोर, वुकू या टेरा। अब इनमें से वह कौन सी मुद्रा थी? तो मेरे साथियों याद रखिएगा कि जॉन मेनार्ड केनेस ने वेनकोर जो आपकी एक मुद्रा है, इस मुद्रा को विश्व मुद्रा के नाम में कल्पना के रूप में उन्होंने नाम को प्रस्तावित किया था और उनका मानना था कि बेनकोर एक ऐसी मुद्रा होगी जो कि आपके पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेगी। वर्तमान में अगर हम उस मुद्रा का नाम बताएं जो कि आपके पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो वह मुद्रा है साथियों डॉलर। ठीक है, अधिकांश मात्रा में विश्व में जो व्यापार होता है वह व्यापार डॉलर के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रश्न क्रमांक 156 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला बेनकोर। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 157। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में क्या बेसल सेकंड CRAR का स्तंभ नहीं है? ठीक है, मतलब कि बेसल सेकंड जो है साथियों, बेसल सेकंड एक पैमाने हैं। ठीक है, बेसल के जितने भी मानक होते हैं ना, ये सभी पैमाने हैं। जब हम डिटेल क्लास लेंगे इकोनॉमिक्स की, तब मैं आपको सारी चीज़ों को अच्छे से समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप इतना जानकारी ले लीजिए कि बेसल एक पैमाने हैं। ठीक है, तो बेसल सेकंड का स्तंभ नहीं है, यानी न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, पूंजी पर्याप्त की पर्यवेक्षी समीक्षा, जोखिम प्रबंधन या बाजार अनुशासन। तो मेरे साथियों बेसल सेकंड जो है, ठीक है, इसका स्तंभ न्यूनतम पूंजी आवश्यकता है। ठीक है, किंतु हमसे क्या पूछा गया है? नहीं पूछा है, तो ए वाला तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा, पूंजी पर्याप्तता की पर्यवेक्षक सीमा, यह भी आपका स्तंभ है, मतलब कि बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। बाजार अनुशासन भी आपका स्तंभ है, यानी डी वाला भी नहीं है। किंतु सी वाले में जो जोखिम प्रबंधन है, यह जोखिम प्रबंधन स्तंभ नहीं है किसका? बेसल सेकंड का। तो इस अनुसार से प्रश्न क्रमांक 157 का सही उत्तर हो जाएगा सी, जोखिम प्रबंधन। ठीक है मेरे साथियों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, प्रश्न क्रमांक 158। चले जी, तो अब चर्चा करेंगे प्रश्न क्रमांक 158 की। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न हमसे कह रहा है कि छोटी सिंचाई IRDP डेयरी विकास और खेतों के तंत्र के लिए पुनर्वितरित सहायता के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा शुरू की गई है? यानी छोटी इकाई, डेयरी विकास, खेतों के तंत्र के लिए पुनर्सहायता आदि जो जितनी भी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं के लिए कौन सी सुविधा शुरू की गई है? ऑप्शन है राष्ट्रीय क्रेडिट निधि, बी राष्ट्रीय ग्रामीण क्रेडिट निधि, सी राष्ट्रीय क्रेडिट स्थिरीकरण निधि, और ऑप्शन डी है ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि। ठीक है, तो मेरे साथियों याद रखिएगा, जो वो नई सुविधा है जो कि आपके छोटे सिंचाई के लिए, डेयरी विकास के लिए, खेतों के तंत्र के लिए, उन सब के लिए जो नई सुविधा है वह सुविधा है आपकी ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि। ठीक है, जिसकी शुरुआत साथियों 1995-96 को की गई थी। ठीक है, 1995-96 को इसकी शुरुआत की गई थी। चले अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 159। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। खादी और ग्रामोद्योग विकास आयोग की स्थापना कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है कि खादी और ग्रामोद्योग विकास आयोग की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई? तो पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो साथियों हमसे पूछा गया है कि खादी और ग्रामोद्योग विकास आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इस आयोग की स्थापना की गई थी। तो प्रश्न क्रमांक 159 का सही उत्तर हो जाएगा दूसरी। ठीक है मित्रों, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 160। प्रश्न क्रमांक 160 की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि माफालदा का लाभ निम्नलिखित में से किसे मिला? ठीक है, माफालदा का पूरा नाम क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। मार्जिनल
फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर्स डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, एम का मतलब हो क्या मार्जिनल, एफ का मतलब फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबर डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, इसका मतलब होता मध्यम विकास किसान और जो कृषि श्रमिक विकास एजेंसी, इसका पूरा हिंदी मतलब होता मध्यम किसान और कृषि श्रमिक विकास एजेंसी। ठीक है, जो कि आपके छोटे और मध्यम किसान जो होते हैं उन किसानों की एक एजेंसी है या फिर उनकी एक संस्था है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि माफलदा जो है, यह माफलदा भूमिहीन मजदूरों के लिए नहीं है, बेरोजगार युवाओं के लिए भी नहीं है, छोटे उद्योगों के लिए भी नहीं है, जबकि इसका सही उत्तर है छोटे और मध्यम किसान। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 160 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। ठीक है मित्रों, चलो जी अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 161। प्रश्न क्रमांक 161 की अगर हम बात करें तो हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 161 बहुत अच्छा प्रश्न है। हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, चाइल्ड ऑफ प्रोडक्शन किस उद्योग को कहा जाता है? ऑप्शन है टेक्सटाइल उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग या पेट्रोलियम उद्योग। ठीक है साथियों, तो जरा आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आप सभी के पास 5 सेकंड का समय है, 5 सेकंड के भीतर भीतर आप सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथियों, चाइल्ड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाने वाला जो उद्योग है वह टेक्सटाइल उद्योग नहीं है, सीमेंट उद्योग कदापि नहीं और पेट्रोलियम उद्योग तो बिल्कुल नहीं। सही उद्योग है चीनी उद्योग। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 161 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, चीनी उद्योग। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 162। प्रश्न क्रमांक 162 की अगर हम पर बात करें तो प्रश्न क्रमांक 162 क्या कहता है कि 1997 का एशियाई वित्तीय संकट किस देश से शुरू हुआ था। यानी 1997 में एशिया में एक इकोनॉमिकल क्राइसिस आई थी। ठीक है, तो प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि ये जो इकोनॉमिकल क्राइसिस थी, यह क्राइसिस किस देश से शुरू हुई थी? तो ऑप्शन है म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया। साथियों, जो चारों देश है ये चारों देश आपके एशिया के देश हैं। अब वो कौन सा देश है जिस देश से आपके वित्तीय संकट की शुरुआत हुई थी? तो मेरे मित्रों, वह जो देश है वह देश याद रखिएगा थाईलैंड है। थाईलैंड से 1997 में एशियाई वित्तीय संकट की शुरुआत हुई थी। ठीक है मेरे मित्रों, तो प्रश्न क्रमांक 162 का सही उत्तर होगा बी वाला। चले अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 163। प्रश्न क्रमांक 163 की अगर अपन बात करें तो SLR के बाहर प्रतिभूतियों समेत सभी निवेशों पर जोखिम भार क्या है? ठीक है, SLR के बाहर जो जितनी भी प्रतिभूतियां होती हैं उनके निवेशों पर जोखिम भार कितना होना चाहिए? तो 0%, 0%, 2.5%, 10% या 15%। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, वह जो जोखिम भार होता है वह भार है 2.5%। ठीक है, किस पर? SLR पर। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 163 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला 2.5%। चले अब बात करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 164 की। प्रश्न क्रमांक 164 की अगर हम बात करें तो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला, बैंकिंग विभाग को अंक विभाग से मुद्रा मिलती है। दूसरा, सरकार मुद्रा को परिसंचरण में डालती है। तीसरा, केंद्र सरकार अपने बजट में घाटे को शामिल करती है। ठीक है। चौथा, सरकार RBI के बैंकिंग विभाग को ट्रेजरी बिल बेचती है। अब प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि उपरोक्त कार्यों का सही क्रम जमाना है। ठीक है, मतलब कि ये चारों कार्य हैं और ये चारों कार्य जो हैं यह आगे पीछे इनको सही क्रम से जमाना है। ठीक है,
तो मेरे साथियों यहाँ पर बात की जा रही है एक करेंसी छापने की, ठीक है। तो करेंसी छापने की प्रोसेस यहाँ पर हमसे पूछी जा रही है। तो साथियों सबसे पहले नंबर पर होता यह है कि केंद्र सरकार अपने बजट में घाटे को शामिल करती है, यानी केंद्र सरकार जब बजट पेश करती है तब उसमें, ठीक है, सरकार के घाटे को बताती है कि अभी वर्तमान में सरकार कितने घाटे पर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्रमांक पर आ गया तीसरा वाला, ठीक है। फिर घाटे को बताकर फिर कहा जाता है कि सरकार आरबीआई के बैंकिंग विभाग को ट्रेजरी बिल बेचती है, ठीक है, यानी आरबीआई क्या करती है, उतने पैसे को छापने का कार्य करती है। तो आपके दूसरे स्थान पर आ जाएगा। फिर उसके पश्चात बैंकिंग विभाग को अंक विभाग से मुद्रा मिलती है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर जितने भी हैं उनको वह पैसा मिलता है, यह तीसरे स्थान पर आ जाएगा। और दूसरा चौथे पर आ जाएगा, सरकार मुद्रा का परिसंचरण में डालती है, यानी साइकिल या बाजार में वह पैसे को डालना शुरू कर देती है, ठीक है। तो सीक्वेंस कैसी होगी, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा, ठीक है। तो इस अनुसार से सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, ठीक है साथियों। सबसे पहले केंद्र सरकार अपने बजट में घाटे को शामिल करेगी, फिर उसके पश्चात आरबीआई के बैंकिंग विभाग को ट्रेजरी बिल बेचेगी सरकार, फिर उसके पश्चात साथियों बैंकिंग विभाग को अंक विभाग से मुद्रा मिलेगी, फिर सरकार मुद्रा को परिसंचरण में डालेगी। तो प्रश्न क्रमांक 164 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, ठीक है मित्रों। अब अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न क्रमांक 165, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में आरबीआई को न्यूनतम 115 करोड़ का सोना और शेष भारतीय रुपये को रखना होता है। दूसरा, न्यूनतम रिजर्व सिस्टम लॉन्च होने पर विदेशी प्रतिभूतियों की न्यूनतम आवश्यकताओं को मंद कर दिया गया था, ठीक है। तो मेरे साथियों अगर यहाँ पर आरबीआई के आरक्षित प्रणाली के बारे में हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये दोनों कथन आपके गलत होंगे, ठीक है। यानी पहला जो कथन है वो यह कहता है कि 115 करोड़ का सोना और शेष भारतीय रुपये को रखना होगा, ये कथन भी गलत है। और फिर उसके पश्चात क्या कहा जा रहा है कि न्यूनतम रिजर्व सिस्टम जो है उसको लॉन्च होने पर विदेशी प्रतिभूतियों की न्यूनतम आवश्यकताओं को मंद कर दिया गया था, ये भी आपका गलत है, ठीक है। अब हमसे पूछा है सत्य कथन, और सत्य कथन तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 165 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, ठीक है साथियों। चले जी, अब आपको मैं पूरी कहानी बताता हूं, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। न्यूनतम रिजर्व प्रणाली मतलब आरबीआई के पास कितना न्यूनतम रिजर्व में पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के तहत वर्ष 1957 में आरबीआई को 200 करोड़ रुपए के स्वर्ण और विदेशी मुद्रा भंडार हमेशा बनाए रखना होता था, ठीक है। कितने का, 200 करोड़ रुपए का, ठीक है, जबकि यहां पर 115 करोड़ है, ठीक है, जिसमें से कम 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण भंडार होता था, ठीक है। और बाकी जो पैसा होता था, ठीक है, वह पैसा आपके विदेशी मुद्रा के रूप में होना चाहिए था, ठीक है। तो 115 करोड़ रुपए तो बिल्कुल यहां पर सही है, ठीक है, किंतु यहां पर भारतीय रुपए ना, यहां पर क्या होना चाहिए था, विदेशी रुपए होना चाहिए था, ठीक है साथियों। तो इस अनुसार से प्रश्न क्रमांक 165 का सही उत्तर हो जाएगा, दोनों ही असत्य हैं। चले अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 166, प्रश्न क्रमांक 166 की अगर अपन बात करें तो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक नियंत्रण का साधन नहीं है, ठीक है, कौन सा गुणात्मक नियंत्रण का साधन नहीं है। ऑप्शन उपभोक्ता क्रेडिट का विनियमन, ऑप्शन बी क्रेडिट का राशनिंग, ऑप्शन सी मार्जिन आवश्यकताएं, और ऑप्शन डी परिवर्तनीय लागत और भंडार। मेरे साथियों याद रखिएगा कि जब भी गुणात्मक नियंत्रण शब्द आए और उसका नियंत्रण साधन नहीं है, ठीक है, तो परिवर्तन लागत और भंडार नहीं होता, यानी उपभोक्ता क्रेडिट का विनिमय होता है गुणात्मक नियंत्रण में, क्रेडिट का राशनिंग होता है और मार्जिन आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 166 में सही उत्तर हो जाएगा डी वाला परिवर्तनीय लागत और भंडार, ठीक है, ये आपका नहीं होता है। तो प्रश्न क्रमांक 166 का सही उत्तर है डी, ठीक है मित्रों। चलो अब अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न क्रमांक 167 बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, और आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम भी हैं। तो प्रश्न क्रमांक 167 हमसे कह रहा है कि सूखे, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे
अप्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आवश्यक अनाज उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए भारत सरकार की ओपन मार्केट सेल स्कीम के पूर्वावलोकन के तहत निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी आती हैं? ठीक है, जब सूखा और बाढ़ और अन्य प्राकृतिक घटनाएं जब घटती हैं, ठीक है, तब आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो होती है उसके लिए बफर स्टॉक बनाए रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बफर स्टॉक में मुख्य रूप से कौन सी वस्तुएं आती हैं? ऑप्शनल चावल, गेहूं, या चावल और गेहूं दोनों, और गेहूं और दाल। ठीक है, जब ऐसी कोई आपदा वाली कंडीशन आती है तो बफर स्टॉक में सबसे पहले क्या चेक किया जाता है? क्या सिर्फ गेहूं चेक किए जाते हैं, या चावल चेक किए जाते हैं, या चावल और गेहूं दोनों चेक किए जाते हैं, या फिर गेहूं और दाल चेक की जाती है? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, सिर्फ चावल चेक नहीं किए जाते हैं, नहीं आपके गेहूं चेक किए जाते हैं, और नहीं आपके दाल चेक किए जाते हैं, जबकि चावल और गेहूं दोनों आपके चेक किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 167 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, चावल और गेहूं। ठीक है मित्रों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। प्रश्न क्रमांक 168। प्रश्न क्रमांक 168 से पढ़ने से पहले साथियों, जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो। और आज रात 10 बजे सब ऑनलाइन रहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन हम क्या पढ़ने वाले हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास लाइव रहेगी, मैं आपके साथ लाइव रहने वाला हूं, और जो भी आपके डाउट आएंगे मैं लाइव उनको क्लियर करूंगा। तो आप सभी लोग 10 बजे वाली क्लास को बिल्कुल मिस मत करिएगा। फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास आप सबको लेनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास से ही आपकी पूरी प्लानिंग बनती है कि कैसे हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और कैसे नहीं पढ़ेंगे, जिसमें हम सिलेबस को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो आप सभी लोग 10 बजे फिक्स 10 बजे, बिल्कुल भी लेट नहीं होना। जैसे कि आप इकोनॉमिक्स के क्लास या अदर क्लास में लेट आते हैं ना, ऐसे लेट नहीं आना है। सबको 10 बजे ऑनलाइन आ जाना है, ताकि हम 10 बजे समय पर क्लास शुरू कर सकें। ठीक है मित्रों, चलो जी। तो प्रश्न क्रमांक 168 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों का प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों का प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र है? ठीक है, यानी कंपनियों की जो संपत्ति है उनको वापस से बनाए रखने का कार्यात्मक क्षेत्र कौन सा होता है? तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, दूसरा अल्पावधि ऋण, तीसरा है मध्यम अवधि परियोजना वित्त पोषण, या डी है अनर्जक परिसंपत्ति। ठीक है, तो साथियों याद रखिएगा, जब भी आपके संपत्ति का पुनर्निर्माण करवाने की बात की जाती है तो ऐसी कंडीशन में अनर्जक संपत्तियां जो होती हैं, उन अनर्जक संपत्तियों के तहत ही आपके पैसे को लाया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 168 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 169। प्रश्न क्रमांक 169 निम्नलिखित पर ध्यान देना है, M1, M2, M3, M4। ठीक है, ऑप्शन है, प्रश्न है कि डाकघर जमा उपयुक्त में से किस में शामिल किया है? ठीक है, इनमें से किस में शामिल किया गया है डाकघर जमा? तो M1, M2, M3 और M4। तो ऑप्शन है केवल M2 में, केवल M1 में, सी वाला ऑप्शन है M3 और M4 में, और डी वाला ऑप्शन है M2 और M4 में। तो साथियों याद रखिएगा अच्छे से आप सभी लोग कि डाकघर जमा जो हैं वह डाकघर जमा आपके M2 और M4, ठीक है, इन दोनों में रखा गया है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। तो प्रश्न क्रमांक 169 का सही उत्तर है डी वाला, M2 और M4। ठीक है साथियों, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, 170वां प्रश्न। निम्नलिखित में क्या नियंत्रण के मात्रात्मक माप नहीं है? बैंक दर, खुला बाजार परिचालन, आरक्षित आवश्यकताएं और मार्जिन आवश्यकताएं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि नियंत्रण की मात्रात्मक माप नहीं है, यानी किसकी आधार पर हम मात्रात्मक जो माप हैं, यानी जो क्वांटिटी की जो पैमाने हैं, उन पैमानों को हम नहीं मान सकते हैं। तो बैंक दर नीति, खुला बाजार परिचालन, या आरक्षित आवश्यकता या मार्जिन आवश्यकता है। तो याद रखिएगा साथियों कि
जो मार्जिन आवश्यकता है वह मार्जिन आवश्यकताएं आपके मात्रात्मक माप नहीं होती हैं, जबकि बैंक दर, खुला बाजार परिचालन और आरक्षित आवश्यकता नियंत्रण जो हैं, ठीक है, ये सभी आपके मात्रात्मक माप होती हैं, किंतु मार्जिन आवश्यकताएं नहीं होती हैं। ठीक है मित्रों, अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े हम। प्रश्न क्रमांक 179 बहुत अच्छा प्रश्न है। बैंक निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के प्राथमिक उद्देश्य के लिए मार्जिन आवश्यकताएं रखती हैं? ठीक है, बैंक निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के प्राथमिक उद्देश्य के लिए मार्जिन आवश्यकताएं रखती हैं? ऑप्शन है आरबीआई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ऑप्शन बी खुद को बेसल द्वितीय अनुपालन करने के लिए, ऑप्शन सी सुरक्षा के मूल्य में गिरावट के खिलाफ एक कुशन बनाए रखने के लिए, या डी लाभ कमाने के लिए। तो मेरे साथियों, उसका जो उद्देश्य रखना है मार्जिन आवश्यकताओं का, उसका उद्देश्य होता है सुरक्षा के मूल्यों में गिरावट के खिलाफ एक कुशन बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 179 का सही उत्तर है सी वाला। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 172। प्रश्न क्रमांक 172 की अगर अपन बात करें तो निम्नलिखित पर हमें ध्यान देना है। पहला क्रेडिट की आपूर्ति और दूसरा है क्रेडिट की लागत। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित ओपन मार्केट ऑपरेशन द्वारा उपयुक्त में से कौन सा प्रभावित किया जाता है? ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई द्वारा किसे आपका उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, प्रभावित किया जाता है, तो क्रेडिट की आपूर्ति या क्रेडिट की लागत। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, सिर्फ क्रेडिट की लागत आपूर्ति ही जो है जिसे हम प्रभावित करते हैं, किसके माध्यम से? ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। तो प्रश्न क्रमांक 172 का सही उत्तर कौन सा होगा? केवल एक। ठीक है साथियों, चलो जी। अब प्रश्न क्रमांक 173 की बात करें, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा और समझिएगा। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक के एक्सचेंज के बिलों को छूट देती है वह निम्नलिखित में से जाना जाता है। यानी हमसे कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक जो वाणिज्य बैंकों को लोन देती है उसे क्या कहते हैं? क्या बेस रेट कहती है, बैंक रेट कहती है, रेपो रेट कहती है, या रिवर्स रेपो रेट कहती है? तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि वह शब्द क्या होता है, जिस शब्द या पर जिस दर पर आपके आरबीआई वाणिज्य बैंकों को लोन देता है। ठीक है, क्या बेस रेट सही है, बैंक रेट सही है, रेपो रेट सही है, या रिवर्स रेपो रेट सही है? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, जब बैंकों को आवश्यकता पड़ती है और वो आरबीआई से पैसा लेती है, तो आरबीआई जिस रेट पर उनको पैसा देती है वह रेट कहलाता है बैंक रेट। क्या कहलाता है साथियों? बैंक रेट। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 173 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, याद रखिएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न क्रमांक 174, रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, यानी इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है, उस कथन का हमें चुनाव करना है। ए वाला ऑप्शन, आरबीआई आवास के लिए सभी उचित मांगों को सीधे पूरा करने की जिम्मेदारी फिर से शुरू करता है। दूसरा है आरबीआई बैंकों के नगद भंडार रखती हैं। सी वाला है आरबीआई भारत सरकार का एक अंग है। डी वाला आरबीआई राज्य सरकार के सभी बैंकिंग परिचालनों के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो अब इसका सही उत्तर क्या होगा? तो मेरे साथियों याद, मतलब कि गलत उत्तर कौन सा इसका हमें निकालना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आरबीआई आवास के लिए सभी उचित मांगों को सीधे पूरा करने के लिए जिम्मेदार होता है, यह कथन बिल्कुल सही है, यह उसका कार्य होता है। आरबीआई बैंकों को नगद भंडार रखती हैं, ये बिल्कुल सही है। आरबीआई भारत सरकार का एक अंग है, ये भी सही है। किंतु आरबीआई आपके राज्य के सभी जो बैंक होते हैं उनका परिचालन नहीं करता है। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो आरबीआई के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस अनुसार से प्रश्न क्रमांक 174 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। ठीक है साथियों, चले अब चलते हैं आज की क्लास के आखिरी प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न पर चलने से पहले मैं आप सबसे कहता हूं कि आप सभी लोगों ने जिन्होंने अभी तक भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक करो और क्लास को शेयर करो। और अभी 10 बजे आप फिर से लौटेंगे और 10 बजे हम लाइव रहेंगे और हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे आज। तो आप सभी लोग समय पर 10 बजे ऑनलाइन आइएगा और मैं भी लाइव रहूँगा, फिर हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो आज से हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और हमारी क्लासेस रात को 10 बजे से रहेगी, मैं आपको बता दूं। और बाकी आप सभी लोग अधिक मात्रा में वहाँ पर स्टूडेंट लेके आए
तो मुझे खुशी होगी और अपनों को पढ़ने में मज़ा आएगा। तो आज की क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा। ठीक है साथियों, चलो अब चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। आज का आखिरी प्रश्न साथियों, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में कितनी मुद्राओं का उपयोग किया जाता है जो दोनों व्यापार और निर्यात भारित संकेतक हैं। ठीक है, यानी आपका रियल इफेक्टिव जो एक्सचेंज रेट है उसमें कितनी मुद्राएं का उपयोग करते हैं जिसमें आपके व्यापार में उनका उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है क्या वह 33 मुद्राएं हैं जिनका उपयोग किया जाता है, या 36 मुद्राएं, या 44 मुद्राएं, या 58 मुद्राएं। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, जब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में आपका जब व्यापार किया जाता वो भी दोनों तरफा व्यापार किया जाता, तो ऐसी कंडीशन में जो जितनी करेंसी रखनी चाहिए वो करेंसी का उपयोग किया जाता है 36 करेंसी का। कितनी करेंसी का? 36। तो प्रश्न क्रमांक 175 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, 36। ठीक है मेरे साथियों, चले जी। तो इस प्रकार से आपने इस क्लास में 25 और प्रश्नों को पढ़कर इस अर्थव्यवस्था की मेगा सीरीज को पहुंचा दिया आपने 175 तक। ठीक है, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। और साथियों आज 10 बजे सभी लोग ऑनलाइन आएंगे और लाइव क्लास पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है मेरे साथियों, जिन लोगों ने अभी तक शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही। अब मुलाकात करते हैं अपन 10 बजे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।